शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ये प्रश्न जो मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और ये खास करके बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए वीडियो होगा और उसमें हम सोशियोलॉजी के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे खास करके। ठीक है, तो न्यू मॉडल पेपर है 2023 की परीक्षाओं के लिए। आने वाली जो परीक्षाएं 24-25 में या फिर जो 26 में जो परीक्षाएं होंगी उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा ये। ओके, तो सोशियोलॉजी का ये मॉडल पेपर है यानी समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणा यानी समाजशास्त्र की जो मूल अवधारणा है आपको पढ़नी है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी ये आपको बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है, तो उसी के मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ विश्वविद्यालय ऐसे जहाँ पर परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होती, कुछ विश्वविद्यालय ऐसे जहाँ पर लिखित होती है और कुछ विश्वविद्यालय ऐसे जहाँ पर लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के पेपर होते हैं। तो सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट आपको मिलने वाला है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं और उनको लेकर के आप किस प्रकार से उसके उत्तर को कर सकते हैं और अच्छे तरीके से समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चले, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे सभी लोग। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित या निम्नांकित में से कौन समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन मानता है? आउट ऑफ द फॉलोइंग हु रिगार्ड सोशियोलॉजी एट द स्टडी ऑफ कलेक्टिव जो है रिप्रेजेंटेशन बताने का प्रयास करेंगे। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि अंग्रेजी वाले हमारे छात्र छात्र जो इंग्लिश मीडियम के थे वो बहुत ज़्यादा हताश थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे कि सर जी जो है अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आप जो है प्रश्नों को लिखा करें। तो अब अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। बताएं प्रश्न का उत्तर इसका क्या होगा। प्रश्न है कि जो है निम्नांकित में से कौन समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान या अध्ययन मानता है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे, यानी कि आउट ऑफ द फॉलोइंग हु रिगार्ड्स सोशियोलॉजी एज द स्टडी ऑफ कलेक्टिव जो है रिप्रेजेंटेशन बताने का प्रयास करेंगे। मैक्स वेबर या हेनरी जॉनसन या रॉबर्ट बीर स्टडी मतलब स्टीड या फिर एक प्रकार से इमाइल दुर्खीम बताने का प्रयास करें। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। इसको कहा था इमाइल दुर्खीम ने। किसने कहा था? इमाइल दुर्खीम ने इस कथन को कहा था। ऑप्शन नंबर डी में दिए करेक्ट आंसर होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। और आपको बता दूं उससे पहले एक वीडियो मैंने सोशियोलॉजी का एक प्रकार से जो पिछले 5 वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हमने रखा है, तो आप उसको एक बार वो भी वीडियो देख लीजिएगा। उसमें लिखा है नीचे कि पिछले 5 वर्षों के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उसमें मैंने एक प्रकार से टॉपिक टू टॉपिक मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट पर चर्चा कर ली है। अगला प्रश्न देखेंगे। सामाजिक संबंध प्रश्न है कि सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का विश्लेषण किसने किया था? जो सामाजिक संबंध होते हैं उनका विश्लेषण किसने किया? हु प्रेजेंटेड द एनालिसिस ऑफ द फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप? मैक्स वेबर, स्पिट्रिम सोरोकिन, इमेल दुर्खीम या जॉर्ज सीमेल बताने का प्रयास करेंगे फटाफट से। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जॉर्ज सीमेल महोदय ने जो है सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का क्या किया था? विश्लेषण किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, हमेशा पूछा जाता रहता है ये प्रश्न है कि सोशियोलॉजी नामक पुस्तक की रचना किसने करी? हु रोट द फर्स्ट बुक एथी मतलब कि जो है एंटाइटल्ड सोशियोलॉजी बताएं। गिन्सबर्ग या इमेल दुर्खीम या मतलब हर्बर्ट स्पेंसर या अगस्त कॉम्ट बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सोशियोलॉजी शब्द मतलब सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखा? सोशियोलॉजी शब्द तो दिया है अगस्त कॉम्ट ने, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? 1838 में ही उन्होंने सामाजिक भौतिकी को क्या कहा था? सोशियोलॉजी कहा था, तभी से सोशियोलॉजी नाम इसका पड़ा है। इसीलिए अगस्त कॉम्ट जो कि फ्रांस के निवासी हैं उनको सोशियोलॉजी का यानी समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जो सोशियोलॉजी कहा जाता है। तो लेकिन यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि सोशियोलॉजी पुस्तक की रचना किसने करी थी? तो किसने करी थी भाई? जॉर्ज मतलब कि हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी स्पेंसर महोदय ने ये टाइटल पुस्तक लिखी है इस नाम से। अगला प्रश्न आप देखिएगा। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। क्या? व्यवस्था का कौन सी व्यवस्था? सामाजिक व्यवस्था। और किस प्रकार की प्रगति? तो प्रगति माने प्रोग्रेस होता है। प्रगति माने एक प्रकार से क्या होता है कि जब एक जो है लक्ष्य निर्धारित अगर हम कोई चीज़ कर लें कि हमको, जैसे मान लेते हैं मैंने ये निर्धारित कर लिया कि मैं अगले जो है 20 तारीख तक क्या कर दूंगा, जो एक प्रकार से अगले 30 तारीख तक मैं क्या कर दूंगा, आपका सारा सिलेबस समाप्त कर दूंगा। तो मैंने ये लक्ष्य रख लिया।
तो इसके लक्ष्य को रखने के बाद में मैंने एक प्रकार से क्या कर दी, प्रगति करके अपने लक्ष्य को भी पूरा कर लिया और लक्ष्य से थोड़ा सा ज़्यादा भी मैंने चीज़ों को कवर कर लिया। तो ये सब चीज़ें क्या होती, ये सब प्रगति, प्रोग्रेस आपने कर लिया। ठीक है, तो समाजशास्त्र जो है सामाजिक व्यवस्था का यानी कि सोशल सिस्टम एंड प्रगति, सोशल प्रोग्रेस का विज्ञान है। निम्नलिखित में से कथन किसका है? सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड प्रोग्रेस। हु एमंग द फॉलोइंग सेड इट? किसने कहा? इमैनुएल दुर्खीम ने, हर्बर्ट स्पेंसर, या फिर मैक्स वेबर, या अगस्त कॉम्टे? फटाफट से बताने का प्रयास करें करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है भाई, इसका करेक्ट आंसर है जो है कॉम्ट, अगस्त कॉम्ट ने एक प्रकार से। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं, अगला प्रश्न आ चुका है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए तथा इसके नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। मैच लिस्ट फर्स्ट टू लिस्ट 2 एंड द सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हमको मिलाना है कि किस प्रकार से हम इसको मिला सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम मिलाएंगे कैसे भाई, हमको मिलाना है। देखें तो JS मिल यहाँ पर लिखा हुआ, इधर जो है उनकी चीज़ें लिखी हुई हैं, यानी कि JS मिल ने क्या दिया था। JS मिल की अगर बात की जाए तो जो ये JS मिल जी जो है, इन्होंने एक प्रकार से जो ये सामाजिक क्रिया, इथोलॉजी, स्वरूप और अंतर वस्तु और सामूहिक प्रतिनिधान, ये चीज़ें एक प्रकार से क्या हैं, ये खास करके इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो हमको यही समझना है हम इसके बारे में। तो मान लेते हैं, हमको मान लेते हैं पता है, जैसे मान लेते हैं हम पता चले JS मिल की, तो JS मिल की अगर बात की है तो इनकी रचना है इथोलॉजी। ठीक, तो पहले का आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इथोलॉजी पर लगा जाएंगे, यानी कि फर्स्ट का 2। अभी मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर कैसे आपको मैच करना है। जब भी आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप आसानी से मैच कर पाएंगे अगर आपने अच्छे तरीके से इसको समझ लिया। ठीक, 1 मिनट। जैसे देखिए, अब यहाँ पर मान लेते हैं हमको पता चला कि पहले का कौन सा होगा, दूसरा होगा। अब एक आध ठो और पकड़ ले, जैसे सामूहिक प्रतिनिधान का जो एक प्रकार से बात है, ये किसने कही थी, जो है कलेक्टिव जो है रिप्रेजेंटेशन। तो इसको किसने किया था भाई, इसको किसने किया था, किसने किया था, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। और सामूहिक प्रतिनिधान वाला किसने किया था, फटाफट से बताएंगे। बिल्कुल, किसने किया था, जॉर्ज सीमेल। किसने किया था, सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है, ये मानता कौन है, तो ये एक प्रकार से मानते हैं उन विद्वान का नाम है इमैनुएल दुर्खीम, सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन। ठीक है, तो यहाँ पर दुर्खीम में कौन सा लगेगा भाई, दुर्खीम में लगेगा सामूहिक प्रतिनिधान, बताएं, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें किस में लगेगा, सामूहिक प्रतिनिधान का सिद्धांत, दुर्खीम, इमैनुएल दुर्खीम। तो सी का कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा सी का। ठीक, ऐसे हम देख लेंगे थोड़ा सा। तो सी का चौथा किस में दिया हुआ है, सी का चौथा, तो सी का चौथा दिया हुआ है, ये देखिए। ठीक है, सी का चौथा किस में दिया हुआ है, इसमें सी में दिया हुआ है यहाँ पर। ए का दूसरा किस में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है। देखिए, सी का चौथा इसमें भी दिया हुआ है, तो सी का चौथा इसमें नहीं दिया, सी का चौथा इसमें नहीं दिया, तो आपका आ और ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, अब बचे 2, चूंकि इसमें भी चौथा दिया है और इस मतलब कि इसमें भी चौथा दिया है। इसमें पहले में दूसरा हमने देखा था कि पहले में हमारा दूसरा इथोलॉजी है, तो पहले का यानी कि ए का 2 अगर देखेंगे हम, तो ए का 2 इसमें ही केवल मिल रहा है, यानी कि ये भी आपका गलत हो गया। तो आपका सही क्या होगा, ये। अब हमको 2 नहीं पता थे कि हाँ भाई कैसे मिलाना है, लेकिन आपका यहाँ पर दुर्खीम का क्या होगा, सामूहिक प्रतिनिधान हो गया, ये मिल गया। तो सी का 4 मैंने देख लिया और ए का 2 मैंने देख लिया, ए का 2 देख लिया, तो इसी में मिल रहे, तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो इसी प्रकार से जब भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएं तो ये आपको लगता है कि बहुत कठिन है, लेकिन सबसे सरल अगर प्रश्न मैं बताऊं तो बहुत सरल प्रश्न ये होते हैं, क्योंकि अगर इनमें से आपको 1-2 पता है तो आप आसानी से कर पाएंगे इसको। ठीक है, इसमें गलत होने की संभावना थोड़ी कम रहती है, क्योंकि क्या होता है उसमें से एकाध न एकाध चीज़ें तो आपको पता होती हैं, और कभी कभी क्या होता है आपसे जैसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि हाँ ये चीज़ की ये सिद्धांत किनका है, तो उसमें हो सकता है दिक्कत हो। लेकिन अब जैसे ऐसे लिखता तो 1-2 पता है तो आप 2 का वैसे मार सकते, तो आराम से इसको कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, मैक्स वेबर द्वारा दी गई समाजशास्त्र की परिभाषा का आधार है, द बेसिस ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ सोशियोलॉजी गिवन बाय मैक्स वेबर इस बताने का प्रयास करेंगे। सामाजिक संस्थाओं को आधार बनाया, या सामाजिक क्रियाओं को, या सामाजिक एकता को, या सामाजिक संगठन को, बताएं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई, इन्होंने सामाजिक क्रियाओं को आधार बना करके अपनी परिभाषा दी। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट होगा, सोशल एक्शंस।
ओके, आगे बढ़ते और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं और यहाँ से तमाम सारे प्रश्न बनते रहेंगे, तो मैं आगे और भी मॉडल पेपर आपको दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहले चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मैंने चर्चा कर लिया। ठीक, आने वाले समय में और भी हम चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, आप कहेंगे तो चैप्टर 1 से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं बता दूंगा ऑलरेडी। ठीक है, अलग से वीडियो बना करके, लेकिन ये प्रश्न थे आपके अधिकतर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, और जो 2022 वाले हमारे मॉडल पेपर दिए गए हैं, हमने बताया है, उसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपका। तो उसको लेकर के आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, देखिए सामूहिक प्रतिनिधान का सिद्धांत किसने दिया था? इमाइल दुर्खेम ने दिया था, ये प्रश्न आप याद रखिएगा। इसके अलावा अंतर क्रियाओं के स्वरूप के बारे में किसने बताया था? तो अंतर क्रियाओं के स्वरूप के बारे में बताया था किसने? जॉर्ज सिमिल ने बताया था। ठीक है, सामान्य समाजशास्त्र के बारे में किसने बताया था भाई? सामान्य समाजशास्त्र किसने बताया था? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। सामान्य समाजशास्त्र पेट्रिम सोरोकिन ने। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है आपसे। ओके, और सबसे पहला प्रश्न तो यही आपसे बनता है, मतलब कि ये प्रश्न तो हर हाल में आता, तो इसलिए मैंने सोचा वो सरल प्रश्न इसको ना बताएं, लेकिन आप जान लीजिएगा। नहीं, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर जी आपने बताया ही नहीं। समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? मैंने विस्तार से बताया था। तो आपको समाजशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है भाई? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है अगस्त काम्टे को। किसको कहा जाता है भाई? अगस्त काम्टे को। ठीक है, अगस्त काम्टे को क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र को एक प्रकार से सोशियोलॉजी कहा था। ठीक है, और उससे पहले समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी कहा जाता था, लेकिन उन्होंने उसके बाद में सामाजिक भौतिकी यानी के बाद में क्या कहा? उन्होंने सोशियोलॉजी शब्द दिया, और वहीं से आप देखते हैं इसी कारण से इनको कहा जाता है। 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र नाम से पहले अगस्त काम्टे ने ही इसको नाम दिया था। ठीक है, तो उससे पहले पूछा था कि उसको क्या कहा जाता था, यानी 1838 से पहले समाजशास्त्र को किस नाम से जानते थे हम लोग? तो उसको हम जानते थे किसके नाम से? सोशल, एक प्रकार से फिजिक्स के नाम से, यानी कि जो है सोशल फिजिक्स, मतलब समझ रहे हैं ना, सामाजिक भौतिकी। तो सामाजिक भौतिकी के नाम से हम उसको जानते थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। सोशियस और लोगस दो शब्दों से मिलकर के बना है, तो ये सब प्रश्न आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो आप इनको, और जो मैंने आपको बताया था उसको जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि जो मैंने अभी भी 2023 की परीक्षाओं के लिए एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने लिखा कि पिछले 5 वर्षों के प्रश्नों को उसमें समाहित किया गया है, तो वो पॉइंट्स आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक, चले अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, देखेंगे। अगला प्रश्न है कि समाजशास्त्रीय अध्ययनों में विज्ञान की कौन सी विशेषताएं विद्यमान होती हैं? कूट में से सही का उत्तर चयन कीजिए, यानी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस फाउंड इन सोशियोलॉजिकल स्टडीज, सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड, बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर कोड दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है? कोड में से देखना है कि कौन कौन से कथन क्या हैं, सही है। ये तो पूछ रहा है ना कि सही कौन कौन से कथन है इनमें से, तो वही हम लोगों को चेक करना है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं भाई, इनमें से सही कौन सा होगा आपका? सही का कौन सा होगा भाई? तो हम उसको चेक करेंगे, देखेंगे। इन आपसे पूछ रहा है कि समाजशास्त्रीय अध्ययनों में विज्ञान की कौन कौन सी विशेषताएं विद्यमान है समाजशास्त्र में। देखिए, भविष्यवाणी की क्षमता नहीं कर सकता ये। ठीक है, समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग होता है क्या समाजशास्त्र में? सामाजिक मतलब कि वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग भी नहीं होता है, खास करके पूर्ण वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, इसके अलावा तो ये भी आप एक प्रकार से गलत काट सकते हो। सार्वभौमिक नियमों का प्रतिपादन भी नहीं होता, ये भी आप गलत काट सकते हो। मतलब सार्वभौमिक पूर्ण रूप से नहीं है, लेकिन कुछ सार्वभौमिक है, तो पूर्णतः सार्वभौमिक नहीं, इसलिए हम इसको नहीं रखेंगे। कंप्यूटर का उपयोग यानी यूज ऑफ कंप्यूटर, तो ये यानी कि सॉरी, एक मिनट, यहाँ पर वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग होता है समाजशास्त्र में। ठीक है, वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग होता है, लेकिन सार्वभौमिक नियम नहीं होते हैं। कुछ नियम एक प्रकार से इसमें दिक्कत भी करते हैं, बाद में परिवर्तित भी करने का पड़ते हैं। कंप्यूटर का उपयोग भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका आपका बी जो है ये बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके, जैसे वैज्ञानिक पद्धतियों में आगमन पद्धति, निगमन पद्धति, इसमें आप देखते हैं कि इससे पता लगाते हैं कि मनुष्य, मैंने निकाला, मान लेते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हमको पता है। तो अगर हम एक व्यक्ति का निकाल लेंगे कि भाई फलाने व्यक्ति से, रामू नाम का व्यक्ति अगर मर गया, तो मैंने उस आधार पर निष्कर्ष निकाला कि रामू अगर मर रहा, तो यानी कि जो मनुष्य होता है वो एक मरणशील प्राणी है, मैंने पता लगा लिया। या एक प्रकार से सभी मनुष्य मरते हैं, तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि भाई हाँ, ये सभी व्यक्ति मतलब मर रहे हैं, तो उनमें से हर व्यक्ति मरेगा, यानी कि रामू भी मरेगा। तो दो प्रकार से, या और भी तमाम प्रकार की वैज्ञानिक पद्धतियाँ हैं जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी चर्चा कर रखी है, तो आप एक बार उसको जरूर देख लेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, यानी कि बी सही होगा। तो इसमें ऑप्शन देखें कोट में, ए और सी सही नहीं,
ए बी सी नहीं, सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, केवल बी सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में 100% आता है। द सोशल आर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? रट लीजिएगा, एकदम से कंठस्थ कर लीजिएगा, ये प्रश्न आएगा तो आएगा। द सोशल आर्डर यानी नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक द सोशल आर्डर इज पेट्रिम सोरोकिन या टालकट पार्सन्स या रॉबर्ट बीरस्टेड या इमेल दुर्खीम। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। द सोशल आर्डर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो द सोशल आर्डर पुस्तक को लिखने वाले जो विद्वान है वो कौन है भाई? रॉबर्ट बीरस्टेड। कौन है? रॉबर्ट बीरस्टेड इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी में दिए करेक्ट आंसर होंगे। अगला प्रश्न आप देखेंगे, समाजशास्त्र। समाजशास्त्र एक ऐसा शिल्प है जिसकी सहायता से मानवीय मूल्यों का संरक्षण किया जा सकते है या जा सके। यह कथन किसका है? सोशियोलॉजी इज अ क्राफ्ट विद द हेल्प ऑफ विच ह्यूमन वैल्यूज कैन बी जो है प्रिजर्व्ड, हुज स्टेटमेंट इज दिस। बताएं किसने कहा था कि समाजशास्त्र एक ऐसा शिल्प है जिसकी सहायता से मानवीय मूल्यों का संरक्षण किया जा सके। तो इसको कहने वाले जो विद्वान हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है भाई सी राइट्स मिल। ओके, सी राइट मिल, ऑप्शन नंबर ए में दिए करेक्ट आंसर होंगे। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक समाजशास्त्रीय अध्ययन में मूल्यों के समावेश को आवश्यक मानता है? यानी समाजशास्त्रीय अध्ययन में अगर हम जो है जो मूल्य होते हैं यानी कि जो वैल्यूज होती, सोशल वैल्यूज, उनका समावेश एक प्रकार से करना आवश्यक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स कंसीडर द इंक्लूजन ऑफ द वैल्यूज इज इसेंशियल इन सोशियोलॉजिकल स्टडीज? किसने माना? अगस्त कॉम्ट, ऑप्शन ए। हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी हेराल्ड जो है गारफिंकेल, या फिर एक प्रकार से ऑप्शन डी जॉर्ज सीमेल। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हेराल्ड गारफिंकेल। ओके, ऑप्शन नंबर सी में दिए करेक्ट आंसर ही होंगे। अगला प्रश्न आप देखिएगा, यहीं पर नीचे लिखा हुआ है कि समाजशास्त्रीय अध्ययन का मानविकी परिप्रेक्ष्य निम्नांकित में से किस एक तथ्य पर बल देता है? यानी ह्यूमैनिटीज या ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ सोशोलॉजिकल स्टडी इम्फेसिस ऑन विच ऑन द फॉलोइंग फैक्ट्स। बताने का प्रयास करेंगे। तो किस एक जो है प्रकार से क्या पूछ रहा है? मानविकीय परिप्रेक्ष्य जो है समाजशास्त्रीय अध्ययन का वो निम्न में से किस एक तथ्य पर बल देता है? और मैं तथ्य आपको बता रहा हूँ, कौन सा तथ्य है आपका जिस पर बल देता है ये? तो उस तथ्य का क्या है भाई? तो व्यक्तियों के व्यवहारों को उनके अर्थ के संदर्भ में समझना आवश्यक है। यही एक प्रकार से उसके मानवीय या मानविकी परिप्रेक्ष्य में एक प्रकार से एक तथ्य पर बल देता है सोशियोलॉजिकल अध्ययन में। तो एक प्रकार से ये ध्यान रखेंगे, क्या? व्यक्तियों के व्यवहारों को उनके अर्थ के संदर्भ में समझना आवश्यक है। क्लियर बात? आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक प्रश्न और ध्यान रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि समाजशास्त्र विशुद्ध सामाजिक भौतिकी है। यह कथन किसका है? तो समाजशास्त्र विशुद्ध क्या है? सामाजिक भौतिकी है। इसको कहा था अगस्त कॉम्ट महोदय ने। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, क्लियर है बात? तो ये प्रश्न भी आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता रहा है, इसीलिए मैंने सोचा कि ये प्रश्न आपको बता दिए जाए। तो ऐसे प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं उनको अगर मुझे ध्यान आता रहेगा तो बीच बीच में इसी प्रकार से बताते रहेंगे। ओके, बाकी आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि सामाजिक चिंतन, प्रश्न क्या है? सामाजिक चिंतन के दृष्टिकोण से भारत में 7वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक के काल को क्या कहते हैं? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोशल थिंकिंग, द पीरियड फ्रॉम 7th टू जो है 19th, मतलब कि 7th टू 19th सेंचुरी इन इंडिया इज कॉल्ड एज भक्ति काल, ऑप्शन ए, या धार्मिक काल, ऑप्शन बी, स्मृति काल, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है अंधकाल। तो किस काल के नाम से हम जानते थे भाई? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका होगा भाई बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, इसको अंधकाल के नाम से, ब्लैक पीरियड कहा जाता है सोशियोलॉजी के काल में इसको। तो सामाजिक चिंतन के दृष्टिकोण से अगर देखें तो भारत में जो 7वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी का जो इतिहास रहा है इसको अंधकाल कहते हैं सोशियोलॉजी के परस्पेक्ट में। ओके, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 19वीं शताब्दी तक भारत के सामाजिक चिंतन को यूरोप के विचारक किस कारण समाजशास्त्रीय नहीं मानते? क्योंकि कौन सा ऐसा कारण था? यानी कि द सोशल थॉट ऑफ इंडिया टिल 19th सेंचुरी इज नॉट रिगार्डेड एज सोशोलॉजिकल बाय यूरोपियन थिंकर्स बिकॉज। क्यों नहीं मानते थे ये लोग भाई? क्यों नहीं मानते थे? 19वीं शताब्दी तक भारत के सामाजिक चिंतन को
यूरोप के विचारक जो थे वो क्यों नहीं मानते थे, समाजशास्त्रीय क्यों नहीं मानते थे? इसलिए नहीं मानते थे क्योंकि ये ऑप्शन दिए हैं कि या धर्म और दर्शन पर आधारित था, इसका संबंध सामाजिक स्तरीकरण से था, या इसमें सामाजिक ज्ञान का समावेश नहीं था, या तार्किक और व्यवहारिक नहीं था। इनमें से कौन सा कारण हो सकता है? तो कौन सा कारण हो सकता है भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। इनमें जो कारण है, पहला कारण ही है धर्म और दर्शन पर आधारित समाजशास्त्र था इसका, ठीक है, इसीलिए। लेकिन आप देखते हैं जो ये आज ज्ञान बांट रहे हैं दुनिया भर का विदेशी लेखक और जो ये सोशियोलॉजिस्ट जो है एक प्रकार से थिंकर्स, जो अपने आप को बड़े दिग्गज बनने का प्रयास करते हैं समाजशास्त्र के क्षेत्र में, कि समाजशास्त्र का उदय फ्रांस में हुआ, उसको व्यवस्थित स्वरूप का देने का प्रयास। समाज का अध्ययन हमारे यहाँ बहुत पहले से हो रहा था। आप वैदिक समाज की बात करते हैं, वैदिक समाज से पहले क्या कोई समाज था? नहीं था। तो एक प्रकार से वैदिक काल से ही हमारे यहाँ समाज का एक प्रकार से बोलबाला रहा है, और विस्तार से समाज एक प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहा था। तब उस समय यूरोप में कोई ऐसा समाज नहीं था। तो बस वही हम लोगों ने एक प्रकार से उसको व्यवस्थित नहीं कर पाए, और हम लोगों पर एक प्रकार से विदेशी आक्रांता आते रहे, वो हमारे तथ्यों को, हमारे ज्ञान एक प्रकार से जो ग्रंथ थे उनको इधर उधर करते रहे, उनको जलाते रहे, इसी कारण से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। अगला प्रश्न आपके प्रश्न पूछा जाएगा, समाजशास्त्र के लखनऊ संप्रदाय के प्रणेता यानी पॉइनियर किसे माना जाता है? हु इज जो है कंसीडर्ड एज पॉइनर ऑफ लखनऊ स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी? डीपी मुखर्जी, या फिर डीएन मजूमदार, या राधा कमल मुखर्जी, या डॉक्टर जीएस घुरिये। ये चार के चारों हैं भारतीय समाजशास्त्री हैं। अब इनमें से लखनऊ संप्रदाय के प्रणेता कौन थे बताने का प्रयास कर, समाजशास्त्र के क्षेत्र में। तो कौन थे भाई, कौन थे? बिल्कुल बिल्कुल राधा कमल मुखर्जी, आप सभी को पता होगा, लखनऊ विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। यूपी में सबसे पहले अगर प्रारंभ होता है समाजशास्त्र का अध्ययन तो वो लखनऊ में प्रारंभ होता है। पूरे भारत की बात की है तो वो बंबई विश्वविद्यालय में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने भारत में नातेदारी व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया? आउट ऑफ द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट हु डिस्क्राइब्ड इन डिटेल द किनशिप सिस्टम इन इंडिया? नातेदारी व्यवस्था, नातेदारी मतलब क्या होता है? रिश्तेदारी, नातेदारी वही एक ही बात है, ठीक है। किनशिप जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। एम.एन. राव ने, या फिर इरावती कर्बे ने, पी.एच. प्रभु ने, या ए.आर. देसाई ने? अच्छा, ये लोग भारतीय समाजशास्त्री हैं जिनके नाम मैंने मतलब ऑप्शन में जो लिखे हुए हैं ये सब भारतीय समाजशास्त्री हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी, इरावती कर्बे, दैट इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से किन विदेशी विचारकों ने भारत की ग्रामीण सामाजिक संरचना और विभिन्न परंपराओं का अध्ययन किया? सही सेट का चयन कीजिए। आउट ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन स्कॉलर्स हु स्टडीड द रूरल सोशियोलॉजी स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, सेलेक्ट द करेक्ट सेट। बताएं। हट्टन एवं रेडक्लिफ ब्राउन, या मैकिम मैरियट रेडफील्ड, या जिम्मरमैन और पार्सन्स, या मॉरिस ओपलर और पैट्रिक गेट्स? स्वतंत्रता के बाद आपसे कह रहा है, स्वतंत्रता के बाद निम्नांकित में से किन विदेशी विचारकों ने भारत की ग्रामीण सामाजिक संरचना और विभिन्न परंपराओं का अध्ययन किया? तो किसने किया है इनमें से? आपको ऑप्शन बी में दिख रहे होंगे, ऑप्शन बी में दिख रहे हैं मैकिम मैरियट और रेडफील्ड, रॉबर्ट बीरस्टील मतलब कि रेडफील्ड। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगला प्रश्न, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपका, इसको एकदम से रट लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, इसको रट लीजिएगा। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑथर ऑफ द बुक हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज बताने का प्रयास करेंगे किसने लिखा है? डॉक्टर भगवान दास, सच्चिदानंद, या फिर पी.एच. प्रभु, या ए.के. शर्मा? किसने लिखा है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो इस पुस्तक को लिखने वाले विद्वान हैं पी.एच. प्रभु। किसने लिखा है? पी.एच. प्रभु ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया पुस्तक है। अगला प्रश्न, भारत में समाजशास्त्रीय चिंतन की आरंभिक अवस्था में निम्नांकित में से किसे एक राष्ट्रवादी समाजशास्त्री के रूप में जाना जाता है? हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज नेशनलिस्ट सोशोलॉजिस्ट एट द ईयरली स्टेज ऑफ सोशोलॉजिकल थॉट इन इंडिया? बताएं। राधा कमल मुखर्जी, या डॉक्टर जीएस घुरिये, या फिर आप नाम ले सकते हो डॉक्टर के.एम. कपाड़िया और विनय कुमार सरकार? बताएं। भारत में समाजशास्त्री चिंतन की आरंभिक अवस्था में निम्नांकित में से किसे एक राष्ट्रवादी समाजशास्त्री के रूप में जाना जाता है? तो एक राष्ट्रवादी समाजशास्त्री के रूप में विनय कुमार सरकार को जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिख नहीं रहा है, आप लोग विनय कुमार सरकार लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे? विनय कुमार सरकार। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपके बहुत ज़बरदस्त थे, बहुत अच्छे प्रश्न थे जो कि मैंने आपको बताया। ओके, क्लियर होगी बातें?
क्लियर हो गई भाई, आगे बढ़ा जाए। बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आपसे अगर पूछे कि भारत में एक स्वतंत्र विषय के रूप में समाजशास्त्र को किस विश्वविद्यालय द्वारा सबसे पहले मान्यता प्राप्त की गई, यानी कि व्हिच यूनिवर्सिटी वाज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज सोशियोलॉजी एज एन इंडिपेंडेंस जो है डिसिप्लिन इन इंडिया, बताने का प्रयास करेंगे। तो आप बता दीजिएगा बम्बई विश्वविद्यालय से। अगर आपसे पूछेगा कि यूपी में सबसे पहले समाजशास्त्र का अध्ययन किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ, तो वो बताइएगा लखनऊ विश्वविद्यालय से, ठीक है। और एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, ये प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो आपसे पूछेगा किस वर्ष स्थापना हुई थी भाई, तो 1961 ईस्वी में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना 1961 में हुई थी। तो इन प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा बताना उचित है, ठीक है। क्लियर हो रही बात है ना। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा ताकि जो है आपको अच्छे तरीके से जानकारी मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं और भी अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी जो है स्क्रीन पर आ चुका है कि यह किसने कहा कि समाजशास्त्र दर्शन के विकास में प्रत्यक्ष योगदान कर सकता है, बताएं। यह किसने कहा कि समाजशास्त्र दर्शन के विकास में प्रत्यक्ष योगदान कर सकता है? हु सेड दैट सोशियोलॉजी कैन डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ फिलोसॉफी? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, फटाफट से बताने का प्रयास। किसने कहा? बाटोमोर ने, मानहीम ने, दुर्खीम ने या एमएन श्रीनिवास ने? ऐसा कहने वाले विद्वान का क्या नाम है? बिल्कुल इसको कहा था इमेल दुर्खीम, ऑप्शन नंबर सी में दिए करेक्ट आंसर होंगे। अगला प्रश्न आप देखेंगे, किसने कहा, प्रश्न बड़ा धाकड़ है, किसने कहा कि समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है तथा वह अन्य सामाजिक विज्ञानों पर आश्रित नहीं है? हु सेड दैट सोशियोलॉजी इज एन इंडिपेंडेंट साइंस एंड इट इज नॉट डेवलपमेंट ऑन अदर सोशल साइंसेस? बताने का प्रयास करेंगे। अर्थात समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है, अन्य सामाजिक विज्ञानों पर आश्रित नहीं है। यह कथन किसका है? तो इस कथन को कहने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है अगस्त कॉम्ट। किसने कहा? अगस्त कॉम्ट ने कहा। एक प्रश्न और यहीं पर आप ध्यान रखेंगे, बहुत बार परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछता है कि समाजशास्त्र दूसरे समाज विज्ञानों की ना तो दासी है ना ही स्वामिनी है बल्कि उसकी बहन है, यानी सोशियोलॉजी इज नाइदर आ जो है हैंडमेड नॉर आ एक प्रकार से मिस्ट्रेस ऑफ अदर सोशल साइंसेस बट दियर सिस्टर। हु स्टेटमेंट इज दिस? बताएं। यानी कि समाजशास्त्र दूसरे समाज विज्ञानों की ना तो दासी है और ना ही गृह स्वामिनी या स्वामिनी है बल्कि क्या है? उसकी बहन है। इस कथन को किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में हर यूनिवर्सिटी में हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा, किसने कहा था? ब्रांस एवं बेकर महोदय ने। यह प्रश्न आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो ये हो गया अगस्त कॉम्ट ने, बिल्कुल। अगला प्रश्न आप देखेंगे, समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र में किस विषय का समान रूप से अध्ययन किया जाता है? व्हिच इज द सब्जेक्ट स्टडीज कॉमनली बोथ इन सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स? बताएं, कौन से सब्जेक्ट का आपसे कह रहा है कि समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र में किस सब्जेक्ट का समान रूप से अध्ययन किया जाता है, यानी कि उसमें भी और उसमें भी? जनजातीय समूहों का यानी ट्राइबल ग्रुप्स का, या खाना बदोश समूह का यानी कि एक प्रकार से नोमैडिक ग्रुप्स का, या पारिवारिक परंपराओं का फैमिली ट्रेडिशंस का, या श्रम कानून यानी लेबर लॉज का? फटाफट से बताने का प्रयास करें, करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो श्रम कानून होते हैं वो सोशियोलॉजी का भी विषय है और एक प्रकार से इकोनॉमिक क्षेत्रों का भी विषय, मतलब इकोनॉमिक का विषय। अगला प्रश्न, मानव को समाजशास्त्र से जोड़ने वाली शाखा का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ ब्रांच, द ब्रांच कनेक्टिंग एंथ्रोपोलॉजी विथ सोशियोलॉजी? बताने का प्रयास करेंगे। कौन आपसे कह रहा है कि समाजशास्त्र को या मानव शास्त्र को समाजशास्त्र से जोड़ने वाली शाखा का क्या नाम है? बताने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? तो सामाजिक मानव शास्त्र यानी सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सामाजिक मानव शास्त्र। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, एक राज्य के अंतर्गत मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम क्या है? बताएं। व्हाट इज द नेम ऑफ द साइंस दैट स्टडीज
ह्यूमन मतलब इंस्ट्रक्शंस विद इन अ स्टेट। बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। एक राज्य के अंतर्गत मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान का क्या नाम है। राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र या समाज शास्त्र। तो इस शास्त्र को हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं समाज शास्त्र। एक राज्य के अंतर्गत मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम क्या है, समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, दैट्स कॉल्ड सोशियोलॉजी। अगला प्रश्न बहुत धाकड़ प्रश्न, आज देखिए सूची मिलान को लेकर के प्रश्न है। प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए, कूट में से सही जोड़े इंगित करने वाले उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, यानी कि अंग्रेजी में भी वही चीज़ है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 द जो है सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड इंडिकेटिंग राइट पार्ट्स, मतलब पेयर्स बताने का प्रयास करें। पेयर्स माने जोड़ा। बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसमें थोड़ा सा हमको समय से ले लगेगा, क्योंकि हम इसको देखा जाएगा कि हाँ क्या क्या एक प्रकार से चीज़ें हो रही हैं। ओके, इन चीज़ों को हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, देखेंगे देखिए सबसे पहली बात तो जो आपका ए ऑप्शन है समाज शास्त्र। समाज शास्त्र में किसका अध्ययन क्या आता है, समाज शास्त्र में किसका अध्ययन क्या आता है, आप देखेंगे समाज शास्त्र जो है ये सामाजिक संरचना के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है भाई, सामाजिक प्रक्रियाएं। सामाजिक मानव शास्त्र किसके बारे में, अर्थशास्त्र। या सबसे पहले आप देखेंगे अर्थशास्त्र जो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या करता है, तो आपका इकोनॉमिक्स जो है वो श्रम कल्याण को लेकर के, यानी कि आपका सी का चौथा तो क्लियर हो गया। ठीक है, सी का चौथा क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर बात की जाए जो है सामाजिक मनोविज्ञान। सामाजिक मनोविज्ञान क्या करेगा, हाँ सामाजिक मनोविज्ञान के द्वारा क्या होता है भाई, सामाजिक मनोविज्ञान के द्वारा आपका समाजीकरण होता है। बिल्कुल, तो ऑप्शन डी का 1 हो गया और सी का क्या हो गया 4 हो गया। अब बच रहा है आपका क्या, समाज शास्त्र। तो समाज शास्त्र आप सभी को पता होगा किसका अध्ययन है, समाज शास्त्र जो है आपका पहला हो गया क्या, नहीं ए ऑप्शन। समाज शास्त्र किसका अध्ययन करता है बताएं, सामाजिक प्रक्रियाओं का या सामाजिक संरचना का। तो जो समाज शास्त्र है वो किसका अध्ययन करता है भाई, वो किसका अध्ययन करता है, तो अध्ययन करता है भाई, वो करता है सामाजिक प्रक्रियाओं का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। और जो सामाजिक मानव शास्त्र है सामाजिक संरचना का अध्ययन करता है। तो इस प्रकार से आप मिला सकते हो, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ए आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ए यहाँ पर लिखेंगे, बी यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। अब ऑप्शन में आपको मिलता है क्या मिलेगा, ए का 2 मिल गया। ठीक है, बी का क्या मिलेगा, बी का 3 आपका मिल जाएगा और सी का क्या मिल जाएगा, देखिएगा तो बी का 3 हो जाएगा आपका और सी का कौन सा हो जाएगा, सी का आपका चौथा लगा तो यहाँ पर 4 आपका ऑप्शन मिलता। और आपका जो है डी वाला किस में लगा है, डी वाला आपका फर्स्ट में लगा, यानी कि डी का 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 3 4 1 ये आपका मिल जाता, तो यही वाला कोट आपका सही हो जाता। इस प्रकार से इससे आपके 4 प्रश्न बने। समाज शास्त्र सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में बताता है, सामाजिक मानव शास्त्र जो है किसके बारे में बताता है, सामाजिक मानव शास्त्र सामाजिक संरचना के बारे में बताता है, अर्थशास्त्र श्रम कल्याण से रिलेटेड है, सामाजिक मनोविज्ञान सामाजिकरण के बारे में बताता है। ये एक प्रकार से सारी चीज़ें आपकी मिल गई। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का हम प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न आ चुका है, आप देखेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न क्या है कि सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका है। आप सभी को पता होगा, बहुत बार मैंने बताया है। चैप्टर 1 चैप्टर 2 वगैरह की वीडियो आपको सर, एक चैप्टर की वीडियो सेकंड मतलब कि 2022 वाली परीक्षाओं की तैयारी जब मैं करवा रहा था तो उसी में मैंने सारे चैप्टर को पढ़ा दिया, तो वो देख लीजिएगा आप सभी लोग, उसी से काम हो जाएगा। ठीक, सामाजिक संबंधों का जाल है कथन किसका है। सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशंस, हु सेड इट, बताएं। तो इसको कहा था किसने भाई, मैकाइबर पेज ने। किसने कहा था, मैकाइबर पेज ने कथन कहा था। किसने कहा था, मैकाइबर पेज ने। क्या कहा था मैकाइबर पेज ने, मैकाइबर पेज ने कहा था कि सामाजिक संबंधों का क्या है, जाल है। ऑप्शन नंबर ए में दिया, करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, और एक जो है मैंने 2023 में भी चैप्टर 1 पढ़ा दिया है, आने वाले समय में मैं चैप्टर 2 4 सब पढ़ा दूंगा, तो परेशान मत होइएगा। 2 तक पढ़ा दिया मैंने लगभग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। समाज एक अमूर्त शब्द है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराता है। यह परिभाषा समाज शास्त्र मतलब समाज की किसने दी है, बताएं। सोसाइटी इज एन अब्स्ट्रैक्ट टर्म दैट मतलब कि कॉनेट्स द कॉम्प्लेक्स ऑफ जो है इंटरलेशंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन एंड एमंग मेंबर्स ऑफ द ग्रुप
नेम द सोशोलॉजिस्ट हु प्रेजेंटेड द डेफिनेशन, बताने का प्रयास करेंगे। ये परिभाषा किसने दी? कौन सी परिभाषा है? समाज एक अमूर्त शब्द है जो एक समूह के सदस्यों के बीच में पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध करवाता है। तो इस कथन को कहने वाले विद्वान हैं, उनका नाम है E.V. रेव्यूटर। ठीक है, E.V. रेव्यूटर महोदय जो है, इन्होंने इस कथन को कहा था। ऑप्शन नंबर सी में दिए करेक्ट आंसर होंगे। अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न, समाज शास्त्र में समाज का अर्थ यानी सोसाइटी इन सोशियोलॉजी मीन्स, समाज शास्त्र में समाज का क्या अर्थ है? बताएं। समाज शास्त्र में समाज का क्या अर्थ है? परिवारों का समूह है समाज, या व्यक्तियों के अंतर वैयक्तिक संबंधों की व्यवस्था है समाज, या एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोग है समाज, या व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो समान धर्म और जाति से बंधा हुआ है, वो समाज होता है। समाज शास्त्र में समाज का जो अर्थ है भाई वो सिंपल है, आप सभी को पता होगा। व्यक्तियों के जो अंतर वैयक्तिक संबंध होती हैं उन्हीं की व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न है कि समाज शास्त्र के संदर्भ में समाज किससे बनता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशियोलॉजी सोसाइटी इज जो है कंस्टिट्यूटेड बाई, बताने का प्रयास करेंगे। व्यक्ति से बनता है समाज, या व्यक्तियों के बीच संबंधों से, सामाजिक संस्थाओं से, या बा और सा दोनों से, यानी कि व्यक्तियों के बीच संबंध और सामाजिक संस्थाओं से समाज का निर्माण होता है। तो बताएं करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? समाज के संदर्भ में किससे समाज बनता है? बताएं तो किससे समाज बनता है भाई? बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर लगा दीजिएगा। बा और सा दोनों व्यक्तियों के बीच संबंधों से समाज का निर्माण होता है और सामाजिक संस्थाओं के मिलने से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है कि समाज के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सोसाइटी? बताएं। समाज एक जटिल व्यवस्था है, या समाज में विभिन्न प्रक्रियाएं सदैव क्रियाशील रहती हैं, या समाज में जैविक प्रक्रियाओं का कोई महत्व नहीं है, या समाज में सामाजिक अंतरक्रियाओं का होना आवश्यक नहीं है। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताएं समाज के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से एक कथन ऐसा जो कि सही नहीं है और उसी कथन को हमको ढूंढना है। तो पहले जानेंगे सही कौन सा है। समाज एक जटिल व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। समाज में विभिन्न प्रक्रियाएं सदैव क्रियाशील रहती, बिल्कुल रहती। समाज में जैविक प्रक्रियाओं का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। समाज में सामाजिक अंतरक्रियाओं का होना आवश्यक नहीं, सामाजिक अंतरक्रियाओं का होना परम आवश्यक है। ये नहीं यहाँ पर लिखा, यही आपका गलत हो गया। यानी ऑप्शन नंबर इसका यही डी करेक्ट आंसर होगा। इस प्रश्न का सी मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी तीन आपके ये तो सही है, लेकिन ये क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं माने जाएंगे। आपको मैं मतलब समझा रहा हूँ, देखें, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि सही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन जो है सही है, ए बी सी, लेकिन ये डी ऑप्शन जो है यही सही नहीं है, ठीक, ये बात ध्यान रखें। लेकिन आप क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यही सही है आपका इस प्रश्न के हिसाब से उत्तर, ठीक, क्योंकि नकारात्मक प्रश्न था। क्लियर हो गई बातें? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। चले भाई अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि यह किसने कहा, प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न आपसे कह रहा है कि यह किसने कहा कि समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, समुदाय के बारे में है कि यह किसने कहा कि समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। कम्युनिटी इज एन एरिया ऑफ कॉमन लिविंग। हु सेड इट? वेस्टरमार्क ने कहा, समनर ने कहा, मैकआइवर पेज ने कहा, या पैरेटो ने कहा? किसने कहा? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा कहने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या नाम है? मैकआइवर और पेज। समाज समुदाय जो सामान्य जीवन का एक क्षेत्र, ऐसा किसने कहा? ऐसा कहने वाले विद्वान है भाई, उनका नाम है मैकआइवर और पेज। ऑप्शन नंबर सी में दिए करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो एक प्रकार से कथन सत्य है? बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? Which ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? आपसे कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, यानी तीन कथन इनमें से गलत हैं जबकि एक कथन इनमें से सत्य है। आपसे कह रहा है कि समुदाय अमूर्त है जबकि समाज मूर्त है। पहला कथन ही गलत है, क्योंकि समुदाय जो है ये क्या है? समुदाय मूर्त व्यवस्था होता है, व्यक्तियों का समूह होता है समुदाय, ठीक है, जिनमें एक प्रकार से सामान्य इच्छाएं होती है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं समुदाय के लोग। तो ये गलत है। समुदाय अब्स्ट्रैक्ट नहीं है, समुदाय एक प्रकार से हम उसको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें हो सकती है, उसको हम टच भी कर सकते हैं। तो समुदाय मूर्त होता है, यानी कि साकार होता है, जबकि जो समाज होता है वो अमूर्त होता है। तो ये पहला ही गलत है। दूसरा क्या? समुदाय मूर्त है, बिल्कुल समुदाय मूर्त है, जबकि समाज क्या है? अमूर्त है, समाज अमूर्त है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ये बात आप ध्यान रखिए, समाज और समुदाय मूर्त हैं,
समाज और समुदाय दोनों अमूर्त हैं, ये दोनों, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट रिलेटेड टू कम्युनिटी? निश्चित स्थानीयता समुदाय में होनी परम आवश्यक है, तो ये एक प्रकार से है। सामुदायिक भावना का नहीं कम्युनिटी मतलब कि सेंटीमेंट होना परम आवश्यक है, ठीक है। और डिफिनिट लोकेलिटी, ये भी जरूरी है बहुत ज़्यादा। सामान्य जीवन भी होता है, ये भी ठीक है। ऐच्छिक सदस्यता नहीं होती, क्योंकि समिति की ऐच्छिक सदस्यता होती है, समिति में ऐच्छिक सदस्यता होती है, ठीक है। जबकि आप देखते हैं जो समुदाय होता है इसमें आप जन्म से ही सदस्यता होती है, आपकी इच्छा से अपने नहीं आ जा सकते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यही क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा इसका, यानी कि यही समुदाय की विशेषता नहीं है। ऐच्छिक सदस्यता समुदाय की कोई विशेषता नहीं है, जबकि निश्चित स्थानीयता, सामुदायिक भावना, सामान्य जीवन, ये सब एक विशेषता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक को मैकाइबर एवं पेज द्वारा समुदाय का सीमा रेखा उदाहरण माना गया है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड बाय मैकाइबर एंड पेज एज एन एग्जाम्पल ऑफ जो है बार्बर लाइन कम्युनिटी? बताने का प्रयास करेंगे, यानी कि किस एक को मैकाइबर एवं पेज द्वारा समुदाय का सीधा रेखा उदाहरण माना जाता है? छोटा कस्बा को, या महानगर को, या आदिम जनजाति को, या कारागार को? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। यानी कि मैकाइबर और पेज ने किसको समुदाय का सीमा रेखा का उदाहरण बताया है सीधा सीधा? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कारागार को, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा आप सभी लोग, कारागार। अगला प्रश्न आप देखते हैं, निम्नांकित में से किसे समुदाय का पूर्ण उदाहरण माना जाएगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कॉल्ड अ कंप्लीट एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी? आजमगढ़ में रहने वाले सिखों को हम समुदाय बोलेंगे, या तमिलनाडु के श्रमिकों को समुदाय बोलेंगे, या गोरी प्रजाति के लोगों को, या जिला कारागार को हम समुदाय बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आजमगढ़ में रहने वाले जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम समुदाय बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, निम्नांकित में से कौन सा कथन समुदाय की प्रकृति को स्पष्ट करता है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन नेचर ऑफ द कम्युनिटी? बताएं। समुदाय यानी क्या कह रहा है कि समुदाय की प्रकृति को स्पष्ट करता है। समुदाय सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है, तो समुदाय नहीं, समाज सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था होती है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। समुदाय समान जीवन का एक क्षेत्र है, ठीक है। जनजातीय गांव समुदाय का उदाहरण नहीं है, ठीक है, ये है, तो ऑप्शन ए भी गलत हो गया। समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसका उद्देश्य पूर्ण रूप से निर्मित होना, ये भी गलत है, यानी ये गलत है आपका, ये भी गलत है और ये भी गलत है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। समुदाय सामान्य जीवन का एक निश्चित क्षेत्र होता है, सामान्य जीवन का क्षेत्र होता है, कोई बनावटी नहीं होता है कि यही जानबूझ करके समुदाय का निर्माण किया गया, नहीं। ये एक प्रकार से अपने सामान्य जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामुदायिक भावना को एक प्रकार से रखते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते रहते हैं, ठीक है, अपने जीवन का निर्वाह कर देते हैं एक स्थान पर। ये चीज़ें क्लियर, ठीक है। तो ये क्लियर हो गई बातें। अच्छा, आपसे कभी कभी उदाहरण को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है कि उदाहरण बताइए कि क्या समुदाय समिति क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ 4 उदाहरण के माध्यम से आप समझिएगा, ठीक है। मान लेते हैं एक जो है एक विवाह, छात्र संघ, अंतरजाति मतलब अंतर विवाह और जनजाति, इन सभी में खास कर चीज़ें मैं आपको एक चीज़ें समझा रहा हूँ ताकि आप आसानी से हर एक चीज़ को समझ पाएँ, ठीक है। देखेंगे, देखिए, तो समिति में आपका खास समिति का उदाहरण क्या हो जाएगा? आपका समिति का उदाहरण आपका जैसे एक छात्र संघ है, तो छात्र संघ ने एक प्रकार समिति का निर्माण किया, तो छात्र संघ क्या है? जो स्टूडेंट यूनियन है वो एक प्रकार से क्या है? एक समिति है। दुर्गा पूजा एक समिति, ये सब, ठीक। समुदाय की अगर बात की है तो समुदाय क्या है आपका? समुदाय जो होता है वो जनजाति, जैसे जनजाति के लोग जो होते हैं एक समुदाय ही होते हैं, ट्राइब्स वगैरह ये समुदाय हैं, कम्युनिटी है, ठीक है। संस्था की अगर बात की है, संस्था क्या होती भाई? संस्था की अगर बात की जाए तो संस्था जो होती है आपकी वो एक विवाह, यानी कि जो एक प्रकार से मोनोगेमी है, तो ये विवाह क्या है? एक संस्था होती है। तो आपसे मतलब संस्था मतलब होता है कानूनों की एक व्यवस्था, ऐसे मूल्यों की व्यवस्था, ऐसे नियम कायदों की व्यवस्था जिससे क्या होता है एक पति और पत्नी को एक वैध तरीका प्राप्त होता है एक साथ रहने का, ठीक है। और ये बात भी ध्यान रखेंगे कि अगर पति मतलब कि माता पिता के खिलाफ जाकर के कोई व्यक्ति कार्य करेगा तो फिर दिक्कत की बात है, क्योंकि आपके माता पिता ने आपको पाल पोस करके बड़ा किया है और बड़ा करने के बाद में आप अगर उनके जो है अवज्ञा करते हो, उनकी अवहेलना करते हो, तो उसका दुष्परिणाम आप भोगने के लिए तैयार हो जाओ। आप आए दिनों देख ही रहे होगे कि किस प्रकार से माहौल बना हुआ है, ठीक है।
35-35 टुकड़ों में एक प्रकार से इस प्रकार के कांड सुनाई पड़ रहे हैं। और एक प्रकार से सुन करके तो एकदम से बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख भी होता है इन सभी चीज़ों को जान करके कि ऐसे ऐसे लोग भी पड़े हैं जिनका हाथ नहीं कांपता ऐसे कृत्य करते हुए, ऐसे कर्म करते हुए। ठीक है, बताइए किस मानसिकता के लोग हैं ये, और कहाँ से आते हैं, किन लोगों से ट्रेनिंग पाते हैं और क्यों ऐसा करते हैं। ठीक है, कितना भी कोई व्यक्ति बुरा होता है, लेकिन आप देखते हैं कि आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि इस प्रकार के कृत्यों को करने से पहले आदमी 1000 बार सोचता है। लेकिन आप सोचिए किस तरीके से निडर होकर के घूम रहा था, ऐसे कर रहा था। तो एक प्रकार से तो ये बड़ी एक प्रकार से दयनीय स्थिति है, बहुत गलत चीज़ है। ऐसा बिल्कुल इस पर एक प्रकार सरकार को भी कठोरता से कदम उठाना चाहिए, नियम अच्छे खासे बनाने चाहिए, ताकि क्या हो, इस प्रकार के कांड लगातार मैं सुन रहा हूँ, लगातार सुनाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे एक प्रकार से जो कर्म हो रहे हैं समाज में, ये एक प्रकार से गलत मानसिकता फैला रहे हैं पूरे समाज में एक प्रकार से खास करके, और एक बहुत एक प्रकार से बुरा संदेश भी है ये। ठीक है, और बहुत एक प्रकार से अपने सर को लज्जा से झुक जाने वाला संदेश भी है ये। ठीक, तो कुल मिलाकर के इसको लेकर के हर व्यक्ति को अपने एक प्रकार से अपने लोगों को, अपने सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म, हिंदू धर्म वाले हिंदू लोगों को अपना समझाएं, और हर एक धर्म में अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं उन पर फोकस करवाइए। बुरी चीज़ों को मत बताइए कि नहीं ये करने से ये होता, जन्नत मिलती है या 72 हूरों के पास आप जाएंगे। कुछ नहीं होता है, किसी के पास नहीं जाओगे। ठीक है, स्वर्ग नर्क जो है आपका सब पृथ्वी पर है, यहीं पर अगर आपको भोगना है तो आप भोग लेंगे। वहाँ पर आपको पता नहीं कि बाद में जाकर के आपका क्या होने वाला है, तो उसको लेकर के उसको संवारने के चक्कर में यहाँ पर किसी को जो है मौत के घाट मत उतारिए। थोड़ा सा सुधरिए और सही ज्ञान की पुष्टि करिए, सही चीज़ों को जानिए। और लोगों के कहने में अगर आप आएंगे तो फिर दिक्कत की बात है, फिर बहुत ज़्यादा परेशान एक प्रकार से जनता भी होगी, आप लोग भी होंगे। तो उसको लेकर के क्या करेंगे, थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता है। अपने एक प्रकार से कोई व्यक्ति अगर आपसे कोई बात बोल रहा है, बता रहा है, तो उस पर विश्वास ऐसे नहीं कर लेना चाहिए। उसको आपको एक प्रकार से नेट है, गूगल है, तमाम सारी चीज़ें, उस पर आप सर्च करो, जानो हर एक चीज़ के बारे में, तो चीज़ें होती है। चले, तो ये सारी चीज़ें मैं इसीलिए बताया चूँकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी मैं था और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब ही चल रही है इस समय। ठीक है, तो लेकिन मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ वीडियो मैं ज़रूर दूंगा उसको लेकर के। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो चर्चा करते रहेंगे। एक मिड टर्म की जो परीक्षा हुई थी उसको लेकर के मैंने वीडियो बनाई थी, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है भाई, देखेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न, गिलिन तथा गिलिन के अनुसार भीड़ और श्रोता समूह किस प्रकार के समूह है। अकॉर्डिंग टू गिलिन एंड गिलिन, द कॉ मतलब कि क्रोड एंड आइडेंस बिलोंग टू विच टाइप ऑफ ग्रुप्स। बताएं, क्षेत्रीय समूह यानी कि जो है टेरिटोरियल जो ग्रुप होते हैं, या अस्थायी समूह परमानेंट ग्रुप, या अस्थिर समूह यानी कि टेम्परेरी ग्रुप्स, या सांस्कृतिक समूह यानी कल्चरल ग्रुप, बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बहुत ही धाकड़ प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न आपसे कह रहा है भाई, प्रश्न कह रहा है कि गिलिन और गिलिन के अनुसार भीड़ और श्रोता समूह जो हैं वो किस प्रकार के समूह हैं। बताएं, तो किस प्रकार के समूह भैया, वो किस प्रकार के समूह हैं। अस्थिर समूह हैं। भीड़ और श्रोता समूह क्या है, अस्थिर हैं, टेम्परेरी ग्रुप्स हैं, ये भंग भी हो जाते तुरंत। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, निम्नलिखित कूट की साथ सही जोड़े इंगित करने का उत्तर चयन कीजिए। मैच लिस्ट 1, यही सब अंग्रेजी में लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं सूची 1 और सूची 2 को मिलाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहली बात यहाँ पर इन चीज़ों को थोड़ा समझना पड़ता है। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको थोड़ा सा धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। ठीक है, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर देखें, सबसे पहला आपको दिया सामाजिक समूह, सामाजिक समूह, फिर दिया है समतल समूह, फिर दिया है आपका प्राथमिक समूह, फिर दिया है बाह्य समूह। ठीक है, और इसमें आप देखते हैं आपको सामने सारी चीज़ें दी गई हैं। अब किससे क्या मिलेगा इसको देखना है। तो सामाजिक समूह का आपका जाएगा पारस्परिक जागरूकता, सामाजिक समूह में पारस्परिक जागरूकता पर आपका मिलेगा। ठीक है, यानी पहले का 2 मिल जाएगा। समतल समूह में क्या होता है भाई, समतल समूह का करेक्ट आंसर, समतल समूह का आपका जाएगा सामाजिक स्थिति में समानता, इसी को समतल समूह कहते हैं। सामाजिक स्थिति यानी सोशल मतलब कि सिमिलरिटी हो, मतलब कि सोशल स्टेटस में वो चीज़ें, तो ऑप्शन नंबर ये समतल समूह का इंडिकेट करता है। सामाजिक समूह पारस्परिक जागरूकता को इंडिकेट करता है, मतलब म्यूचुअल अवेयरनेस के बारे में। प्राथमिक समूह के यहाँ पर जाएगा भाई,
प्राथमिक समूह की अगर बात की जाए तो व्यक्तिगत संबंधों को डिनोट करता है, क्योंकि प्राथमिक समूह में क्या होता है, हर व्यक्ति को जानता है। तो तीसरे का मतलब सी का आपका चौथा चला जाएगा, और बच रहा है आपका तो बाह्य समूह, घृणा और संदेह। ठीक, तो इस प्रकार से ये मिल गया आपका। क्लियर। तो एक प्रकार से आपका क्या लगेगा भाई, इसमें अब ऑप्शन में देखेंगे इसका क्या लगेगा, इसमें क्या लगेगा भाई, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पहले का दूसरा। मैंने बताया था पहले का दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, पहले का दूसरा यानी कि यहाँ पर जो है म्यूचुअल अवेयरनेस था, और दूसरे का यानी कि बी का क्या दिया हुआ था, यानी कि हॉरिजॉन्टल जो ग्रुप्स है, ठीक है, उसका क्या दिया हुआ, यानी समतल समूह जो है वो 1 में चला गया था। फर्स्ट में किस में गया था, समतल समूह मतलब कि सामाजिक समानता के बारे में गया था ना। तो बिल्कुल बी का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 1। तो बी का 1 किस में है आपका, देखिए 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर बी का 1 इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है, तो इसमें 2 नहीं है। तो आपका यही वाला करेक्ट आंसर सी वाला लग रहा है, तो ऑप्शन सी लगा दीजिए करेक्ट आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर सूची को मिलान करने के लिए दिया गया है, इसको भी थोड़ा सा मिलाते हैं हम। देखें, सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलाना, समूह मतलब कि समूह का प्रकार दिया हुआ यहाँ पर आप देखेंगे। चार्ल्स कूले, मतलब इन सभी के बारे में दिया हुआ कि इन लोगों ने एक प्रकार से समूहों के बारे में बताया है। तो देख लेते हैं हम थोड़ा सा। ठीक, यहाँ पर वो भी आप चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, आपको देख सकते हो आप। एक मिनट, देखिएगा, चार्ल्स कूले, समनर, ग्रासमनर और मिलर और मर्टन, इन लोगों ने समूहों पर कार्य किया, सामाजिक समूहों पर इनके लेख भी हैं, इनकी पुस्तकें भी हैं। तो इन्हीं में से पूछ रहा है किन किन लोगों ने अलग अलग तरीके समूहों के बारे में बताया, किस पर विचार किया। देखिए, चार्ल्स कूले की अगर मैं बताऊं आपको, चार्ल्स कूले के बारे में, तो चार्ल्स कूले महोदय जो हैं, इन्होंने क्या किया है, चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूहों के बारे में बताया। प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह इस प्रकार से बांटा है। ठीक है, तो ये आपका चार्ल्स कूले का फर्स्ट ही हो जाएगा। अब देखते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट का, यानी कि पहले में फर्स्ट कौन सा है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है और ये फर्स्ट है। ठीक, यानी कि आपका सी वाला तो वैसे गलत हो गया। ठीक, क्लियर। अब देखें दूसरा करेक्ट आंसर क्या, समनर की बात किया है, इन्होंने अंतः समूह और बाह्य समूह के बारे में बताया था समनर ने। तो बी का 4 आप देखें किस में मिल रहा है, बी का 4 इसमें भी नहीं है, बी का 4 इसमें नहीं तो ये भी गलत, बी का 4 इसमें नहीं तो ये भी गलत, बी का 4 इसमें नहीं ये भी गलत। अब बी का 4 किसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, यानी कि यही सही है। 2 ही आप पता है, तो 2 आपको पता नहीं है चाहे तो आप लगा सकते हो। ठीक, तो क्लियर बात है, यानी कि समनर ने ये अंतः समूह और बाह्य समूह के बारे में बताया था। ठीक है, यहाँ पर मिलेगा, और जो है सी का आपका मिलेगा सेकंड नंबर पर उदग्र समूह के बारे में, और मर्टन आपका सदस्यता समूह। तो इस प्रकार से आपका मिला दीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा, इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से इन प्रश्नों को करिएगा, क्योंकि अब जो है बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में थोड़ा सा ऐसे प्रश्न बनने लगे थे, इसीलिए हमने सोचा कि इन प्रश्नों को थोड़ा सा अगर करवाएंगे तो कई सारे प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं हम। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। देखें, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सभी लोगों को लाइक कर दीजिएगा। ओके, चलें, प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर कि जिस परिवार में कुल परंपरा पिता के नाम से चलती है उसे क्या कहा जाता है, बताएं। जिस परिवार में कुल और मतलब जो कुल होता है वो कुल या परंपरा पिता के नाम से चलती है उसे क्या कहा जाता है, यानी कि द फैमिली इन विच द फैमिली ट्रेडिशन इज कैरियड इन द नेम ऑफ फादर इज कॉल्ड। बताने का प्रयास, पितृसत्तात्मक परिवार बोलते हैं, पितृस्थानीय या पितृवंशीय, बताएं। यानी कि जिस परिवार में कुल और परंपरा जो होती है ये पिता के नाम से चलती है, इस प्रकार के एक प्रकार से परिवार को हम कैसा परिवार बोलते हैं, तो इस प्रकार के परिवार को हम क्या बोलते हैं, तो इस परिवार के प्रकार को हम पितृवंशीय परिवार बोल सकते हैं। पितृवंशीय, ऑप्शन नंबर इसका सी आपका हो गया। जब मुखिया घर का आपसे पूछे कि मुखिया जो होता है अगर घर का पिता है तो पितृसत्तात्मक परिवार। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नातेदारी शब्दावली में पिता शब्द मतलब कि निम्नांकित में से किससे संबंधित है। टू वर्ड्स फादर इन किनशिप टर्मिनोलॉजी इन रिलेटेड टू विद मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग, बताएं। वर्गीकृत संज्ञा, वर्णात्मक संज्ञा और दोनों या विशिष्ट संज्ञा। नातेदारी शब्दावली में पिता शब्द निम्नांकित में से किससे संबंधित है,
तो जो पिता शब्द है वो खास करके संबंधित है किससे भाई, वो विशिष्ट संज्ञा शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं, पिता के भाई की पत्नी निम्न में से किस एक का उदाहरण है। फादर्स ब्रदर्स वाइफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, बताएं। विवाही स्वजन संबंधी, मतलब कि विवाही संबंधी स्वजन है ये, पिता के भाई की पत्नी, ठीक है, या प्राथमिक स्वजन है या द्वितीयक स्वजन है या संरक्त स्वजन है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो पिता के भाई की पत्नी, यानी पिता के भाई की पत्नी मतलब क्या, आपकी चाची, ठीक है। आपके पिता के भाई की पत्नी क्या हुई, आपकी चाची हुई, तो उनसे आपका कैसा संबंध रहेगा, बताएं कैसा संबंध रहेगा भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, उनसे आपका विवाह संबंधी स्वजन है वो, क्योंकि विवाह उनका अलग जगह से हुआ तो समरकता नहीं है, ये आपकी विवाह संबंधी स्वजन है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नातेदारी संबंधों को दो मुख्य प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला है रक्त संबंधी तथा दूसरा है क्या, दूसरा कौन सा है, परंपरा संबंधी या मित्रता संबंधी या विवाह संबंधी या गोत्र संबंधी। यानी किनशिप रिलेशन आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स या टू मेन पार्ट्स। द फर्स्ट इज, एक प्रकार से फर्स्ट आपका क्या है, ये वाला है, यानी कि खास करके रक्त संबंधी, ठीक है। और दूसरा कौन सा इनमें से, बताने का प्रयास करेंगे। दूसरा संबंध कौन सा है भाई, दो प्रकार है मुख्य रूप से। तो पहला है रक्त संबंधी परिवार नातेदारी, रक्त मतलब जिससे खून का रिश्ता है। और दूसरा कौन सा होता है भाई, दूसरा जो होता है वो होता है आपका विवाह संबंधी, ठीक है, ठीक है, विवाह संबंधी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक नातेदारी कहा जाएगा, बताएं। हु एमंग द फॉलोइंग विल नॉट बी कॉल्ड सेकेंडरी किन, बताने का प्रयास करेंगे फटाफट से। मतलब कि किसे द्वितीयक नातेदार नहीं कहा जाएगा इनमें से, साले की पत्नी, बहन का पति या भाई का पति या पत्नी का भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो इनमें से द्वितीयक नातेदार नहीं कहा जाएगा, मतलब कि द्वितीयक नातेदार इनमें से किसको नहीं कहा जाएगा, ठीक है। और बाकी तीन तो द्वितीयक नातेदार के अंतर्गत ही आएंगे। द्वितीयक नातेदार किसे नहीं कहा जाएगा, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, साले की पत्नी जो होगी, साले की आपकी पत्नी, ये एक प्रकार से द्वितीयक नातेदार नहीं कहे जाएगी। बाकी बहन का पति और भाई की पत्नी हो गई या पत्नी का भाई हो गया, ये सब क्या है, ये सब द्वितीयक नातेदार एक प्रकार से नहीं कहा जाएंगे, मतलब कि ये सब कहे जाएंगे। बाकी साले की पत्नी नहीं कहे जाएगी, ठीक है, द्वितीयक नातेदार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में चूंकि साले की पत्नी आपकी, यानी कि आपका विवाह मान लेते हैं किसी लड़की से हुआ, किसी औरत से, तो उसका भाई जो होगा उसकी पत्नी, तो उससे आपका द्वितीयक संबंध नहीं होगा, ठीक है, ये बात ध्यान है। बाकी बहन का पति आपका द्वितीयक संबंध है, भाई की पत्नी भी द्वितीयक संबंध है। चूंकि बहन का पति यानी आपकी बहन का पति, यानी कि आपका एक प्रकार से तो बहन का पति हुआ, तो यानी कि आपने शादी की अपनी सिस्टर की। एक प्रकार से भाई की पत्नी ये भी द्वितीयक संबंध में आती है, ठीक है। और पत्नी का भाई ये भी आता है, यानी साला जो है ये भी आपका द्वितीयक में आ जाएगा। लेकिन साले की पत्नी जो होगी वो साला और कहीं से, मतलब कि गाली के तौर पर मत लीजिएगा। साला एक प्रकार से एक नातेदारी का एक प्रकार से टर्म होता है, ठीक, क्लियर। भारत में नातेदारी व्यवस्था का व्यवस्थित अध्ययन करने में निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से किसने मौलिक योगदान दिया। हु एमंग द फॉलोइंग मेड एन ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन इन स्टडिंग किनशिप सिस्टम इन इंडिया सिस्टमेटिकली, बताने का प्रयास। पैट्रिक गिड्स, इरावती करबे, आरपी देसाई या इनमें से कोई नहीं, फटाफट से बताने का प्रयास करें। करेक्ट आंसर क्या होगा, भारत में खास करके भारत में नातेदारी व्यवस्था का व्यवस्थित अध्ययन करने में खास करके अगर बात की जाए उनका नाम, तो उनका नाम आपका है, ठीक है, क्या नाम है भाई, इरावती करबे। इन्होंने किनशिप नातेदारी व्यवस्था के बारे में खूब अच्छे तरीके से गहन अध्ययन किया। अगला प्रश्न क्या है भाई, किनशिप एंड मैरिज पुस्तक के लेखक का नाम है। द नेम ऑफ ऑथर ऑफ द बुक किनशिप एंड मैरिजेज, बताएं इस पुस्तक को किसने लिखा, किनशिप एंड मैरिज। इस पुस्तक को लिखने वाले विद्वान का नाम क्या है, इसको लिखा है रॉबिन फॉक्स महोदय ने। ऑप्शन नंबर ए में दिए करेक्ट आंसर होंगे। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्या आ चुका कि हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, बताइए हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, बताएं इस पुस्तक को किसने लिखा। ऑथर ऑफ द बुक हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज मार्गन ने या फिर बी फ्राट ने, या एक प्रकार से आप देखेंगे आप अगला है आपका वेस्टरमार्क या डी.एन. मजूमदार। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वेस्टरमार्क ने कहा, मतलब इस पुस्तक को लिखा है किसने,
वेस्टरमार्क ने हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से विवाह का उद्देश्य क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैरिज? बताएं विवाह का उद्देश्य क्या है? बच्चों के जन्म को वैध बनाना, बिल्कुल ठीक है। परिवार की स्थापना करना, ठीक है। यौन संतुष्टि की संस्थापक एक प्रकार से पूर्ति होती है, क्योंकि बच्चे को एक प्रकार से अगर विवाह से पहले कोई बच्चा हो जाए तो वो नाजायज औलाद बोली जाएगी, ठीक है। परिवार की स्थापना बिना आपकी शादी की नहीं होगी। इसके अलावा आपकी जो एक प्रकार से जो यौन संबंधी जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति अगर भी आप करते हो तो विवाह से पहले अगर करोगे तो एक प्रकार से उसको दूसरा चीज बोला जाएगा, ठीक है। वो गलत है समाज की दृष्टि से। विवाह के बाद आप करो घर में तो उसको एक प्रकार मतलब कि घर में आप साथ में रहोगे तो वो फिर वो कॉमन चीज है, उसको लेकर के कोई नहीं बोलेगा आपको, क्योंकि वो विवाह संस्था के द्वारा प्रमाणित हो आप कि आप पति पत्नी हो, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर उससे पहले आप करोगे तो फिर वो दिक्कत की बात है, वो समाज आपको हीन भावना से देखेगा, गलत दृष्टि से देखेगा। और खास करके विवाह एक ऐसी संस्था जिसके द्वारा पति और पत्नी यानी लड़का और लड़की एक साथ एक कमरे में रह सकते हैं। इस प्रकार से व्यक्तियों ने परिभाषा दी है विद्वानों ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने विवाह को एक सार्वभौमिक संस्था के रूप में स्पष्ट किया? हु एमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड मैरिज एज यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन? बताने का प्रयास करेंगे। एडवर्ड टाइलर ऑप्शन है, बी है बिफ्राल्ट, सी है वेस्टरमार्क और डी है आपका हर्बर्ट स्पेंसर। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि निम्नांकित में से किसने विवाह को एक सार्वभौमिक संस्था के रूप में स्पष्ट करने का मतलब किया है? तो किसने किया भाई? किसने किया है? वेस्टरमार्क ने किया। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, यदि कोई पुरुष एक समय में एक ही स्त्री से विवाह करता है लेकिन तलाक के द्वारा अपनी पत्नियों को बदलता रहता है तो इसे विवाह का कौन सा रूप दिया जाएगा? इफ अ मैन मैरिज ओनली वन वुमेन एट वन टाइम बट कीप्स ऑन चेंजिंग हिज जो है वाइफ्स बाय डिवोर्स, विच फॉर्म द मैरिज बिल इट कॉल्ड? उसको बहुपत्नी विवाह बोलेंगे यानी पोलोगेनी, या क्रमिक बहुपत्नी विवाह बोलेंगे, या एक विवाह बोलेंगे, या इनमें से कोई नहीं बोलेंगे। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोला जाएगा एक विवाह ही बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सी संस्था है जो बच्चों के जन्म को वैध बनाती है तथा उसकी सामाजिक परिस्थिति को सुरक्षित करती है? नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन विच लेजिमेटाइज द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रोटेक्ट दियर सोशल स्टेटस? विवाह परिवार नातेदारी परिवार के अनुष्ठान। बताने का प्रयास करेंगे। यानी कौन सी ऐसी संस्था जो बच्चों को वैध बनाती है, कानूनी तौर से वैध बनाती है, सामाजिक दृष्टि से सही बनाती है, जायज औलाद बनाती है, तो उस संस्था का क्या नाम है? उस संस्था का नाम है विवाह, मैरिज। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुपद विवाह की परंपरा में एक स्त्री एक साथ कितने पुरुषों के साथ विवाह संबंध स्थापित कर सकती है? इन द ट्रेडिशन ऑफ पोलेंड्री वुमेन कैन इस्टेब्लिश्ड मैरिज रिलेशनशिप विथ हाउ मेनी मैन? एक प्रकार से सिमिलर जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा। यानी कि आप समझें कि बहुपत्नी विवाह का बहुपद विवाह में क्या होता है कि एक स्त्री एक साथ कितने पुरुषों के साथ विवाह संबंध स्थापित कर सकती है? 2 के साथ, 3 के साथ, या 4 से 5 के साथ, या कोई निर्धारित संख्या नहीं है। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा भाई, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोई निर्धारित संख्या नहीं है, ठीक है। ये कितने लोगों से, ठीक। विवाह जितने बहुपद विवाह माने होता है कि एक स्त्री के कई सारे पति हों तो बहुपद विवाह होता है। बहुपद विवाह भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है भ्रातृक बहुपद विवाह और एक होता है अभ्रातृक बहुपद विवाह। भ्रातृक बहुपद विवाह जो होता है इसमें भाई भाई ही एक प्रकार से एक ही स्त्री के बड़े भाई की शादी हुई और बाकी जो छोटे हैं उसी में काम चला रहे, तो एक प्रकार से ये क्या हो गया? ये हो गया भ्रातृक बहुपद विवाह। अभ्रातृक बहुपद विवाह मतलब क्या होता है कि एक पत्नी जो होगी यानी कि जो स्त्री होगी वो एक प्रकार से कई अलग अलग जो है लोगों से एक प्रकार शादी उसकी होगी। खास करके जनजातियों में आप देखते हैं ऐसी शादियां होती हैं, तो वो होता है। आगे समझते हैं। अगर निम्नांकित में से किस समुदाय में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है? यानी कई सारी पत्नियां रख सकते हो आप। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी पोलोगेनी जो है प्रिवेल्स? बताएं। खस जनजाति में, गौंड जनजाति, या जो है मुस्लिम समुदाय में? किस समुदाय में, मतलब समुदाय आपसे पूछ रहा है, किस समुदाय में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है? तो किस समुदाय में है भाई? किस समुदाय में है? तो इन सभी में आप देखते हैं, खस जनजाति में भी, गौंड जनजाति में भी, मुस्लिम समुदाय में भी और इन सभी में। तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, ये सभी। यानी बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है, एक साथ कई पत्नियां ये लोग रख सकते हैं।
अगला प्रश्न देखिएगा, जिस स्थान पर प्राकृतिक पर्यावरण बहुत प्रतिकूल होता है वहाँ विवाह के लिए किस रूप का प्रचलन होने की संभावना बढ़ जाती है। इन अ प्लेस वेयर नेचुरल एनवायरनमेंट इज वेरी मतलब कि एडवर्स विच फॉर्म ऑफ मैरिज इज मोर लाइकली जो है प्रिवेल। बताएं, जिस स्थान पर प्राकृतिक पर्यावरण बहुत प्रतिकूल होता है वहाँ विवाह के लिए किस रूप का प्रचलन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसी कंडीशंस में आप देखते हैं, ऐसी कंडीशंस में बहुपद विवाह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बहुपद विवाह, ओके, यानी कई सारे पर। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि ये इतने सारे प्रश्न थे जो कि विवाहों से रिलेटेड थे, मैंने बता दिया था। एक पुस्तक का नाम ध्यान रखिए, विवाह से रिलेटेड है, भारत में विवाह एवं परिवार। भारत में विवाह एवं परिवार यानी कि उस पुस्तक का नाम है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखने वाले विद्वान हैं डॉक्टर के.एम. कपाड़िया। डॉक्टर के.एम. कपाड़िया की ये पुस्तक बड़ी धाकड़ है, तो ये पुस्तक आपसे पूछा जा सकता है, ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ से ये सब प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट थे जो कि बन सकते थे, और भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। मॉडल पेपर और भी आएंगे, जरूरी नहीं कि ये बस यही मॉडल पेपर मैं दे दूंगा। तो ये हो गए आपके विवाह तक चैप्टर के सारे आपके हो गए। तो यानी कि लगभग आपका 9 चैप्टर आपका समाप्त हो गया। 9 स्लाइड में मैंने लगभग बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा करी। अब बाकी के जो एक प्रकार से 9 चैप्टर्स आपके बच रहे हैं उनकी वीडियो जो हम सेकंड पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका अगला मॉडल पेपर आएगा, से पार्ट 2 मैं उस पर डाल दूंगा, तो उसको देख लेंगे। और बाकी एक मॉडल पेपर मैं दूंगा, उसमें पूरा का पूरा यानी सभी चैप्टर से एक ही वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। उसमें लगभग 1 से 200 प्रश्न आपके होंगे, मतलब 100 से 200 प्रश्न, उसमें मैं चर्चा कर लूंगा, ठीक। तो इस प्रकार से आपने समाजशास्त्र की जो मूल अवधारणाएं थी इनमें शुरुआती 9 चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझा, जाना और परखा। तो अब ये देखिएगा, ये प्राचीन इतिहास का वीडियो है, हिस्ट्री के बारे में भी मैंने पूरा लगभग बता दिया है। आप इसका मॉडल पेपर देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है ये, प्राचीन इतिहास का, एंशिएंट हिस्ट्री जिन्होंने लिया है आप देख लीजिएगा। एक भी प्रश्न आपका यहाँ से छोड़ करके नहीं जाएगा, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। लगभग 2 घंटे की वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप इसको जरूर देख लीजिए। 2 घंटे की वीडियो है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बना रखिए। गुड नाइट, आई लव यू, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।